क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 500 महार सैनिकों ने 28,000 की विशाल पेशवा सेना को कैसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो रोंगटे खड़े कर देता है। बिल्कुल। द डिबेट में आपका स्वागत है, जहां हम विचारों के टकराव से सच्चाई की गहराइयों तक पहुंचते हैं। आज हम एक बेहद अहम ऐतिहासिक घटना पर चर्चा कर रहे हैं, जो है 1 जनवरी 1818 का भीमा कोरेगांव का युद्ध। हाँ, और ये विषय आज के समय में और भी ज्यादा प्रासंगिक है। मैं यहाँ इस बात पर जोर दूंगा कि इतिहास को उसकी ज़मीनी हकीकत के साथ देखना चाहिए, न कि आज के राजनीतिक चश्मे से। और मेरा पक्ष ये है कि यह युद्ध कोई साधारण सैन्य लड़ाई बिल्कुल नहीं थी। ये पेशवाओं के क्रूर अमानवीय जातीय अत्याचार के खिलाफ महारों के आत्मसम्मान और प्रतिरोध का एक ऐतिहासिक विस्फोट था। देखिए, जो श्रोता आज हमें सुन रहे हैं, वे शायद शुरुआत में ही सोचें कि मैं महारों के शौर्य को कमतर आंक रहा हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब 500 सैनिकों का 28,000 के सामने डटना अपने आप में अद्भुत है। हाँ, वो एक डेविड बनाम गोलियत वाली स्थिति थी। बिल्कुल थी। लेकिन ऐतिहासिक तथ्य हमें भावनाओं में बहने की इजाजत नहीं देते। यह विशुद्ध रूप से एक औपनिवेशिक यानी ब्रिटिश युद्ध था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारों को इसलिए भर्ती किया क्योंकि वे वफादार थे और सस्ते थे। अरे लेकिन बस एक सेकंड। उस वक्त कोई भी सैनिक जाति उन्मूलन या सामाजिक न्याय के लिए नहीं लड़ रहा था। आज की पहचान की राजनीति ने इसे एक मिथक का रूप दे दिया है। मिथक? आप इसे आज का नैरेटिव कह रहे हैं, लेकिन जरा उस समय के जमीनी हालात तो सोचिए। क्या हम भूल सकते हैं कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के शासन में क्या हो रहा था? मैं जानता हूं कि वो दौर बहुत महारों और अन्य अछूतों को अपने गले में मिट्टी की मटकी बांधनी पड़ती थी, ताकि उनका थूक जमीन पर गिरकर किसी सवर्ण को अपवित्र न कर दे। उन्हें कमर में झाड़ू बांधनी पड़ती थी, मतलब ताकि उनके पैरों के निशान मिटते जाएं। जब उसी अमानवीय उत्पीड़न का शिकार हुआ व्यक्ति हाथ में हथियार उठाता है, तो मनोवैज्ञानिक रूप से वो लड़ाई व्यक्तिगत मुक्ति की बन जाती है। मैं मानता हूं, वो एक भयानक दौर था। ये एक निर्विवाद सच है कि पेशवाओं ने जाति व्यवस्था को बेहद क्रूरता से लागू किया। पर क्या वो सैनिक सच में ब्राह्मणवाद से मुक्ति के लिए लड़ रहे थे? तो और किस लिए लड़ रहे थे? सामने उनका क्रूर उत्पीड़क खड़ा था। मुझे आपकी इस बात पर यकीन नहीं है। जरा सोचिए, पेशवा की उस 28,000 की सेना को देखिए। उस सेना में सबसे आक्रामक लड़ाई कौन लड़ रहा था? अरब सैनिक और गोसाई। तो क्या वे अरब सैनिक मनुस्मृति या ब्राह्मणवाद को बचाने के लिए जान दे रहे थे? बिल्कुल नहीं। सेनाएं रोजगार के लिए लड़ती थीं। वे अपने नियोक्ता के लिए लड़ रहे थे क्योंकि उन्हें इसके पैसे मिलते थे। हाँ, मैं यहाँ थोड़ा उलझ रही हूँ। मतलब आप अरब सैनिकों की तुलना महारों से कर रहे हैं? मेरा मतलब है कि सैनिक का धर्म उस समय वेतन होता था। अरब सैनिक शायद सिर्फ पैसे के लिए लड़ रहे होंगे, क्योंकि उनका इस जमीन के सामाजिक ताने बाने से कोई सीधा वास्ता नहीं था। लेकिन जो महार सैनिक पीढ़ियों से अपने ही देश में अछूत माने जा रहे थे, वे सामने पेशवाओं को देखकर सिर्फ अपनी सैलरी के बारे में सोच रहे थे। मुझे ये तर्क पच नहीं रहा। देखिए, एक भाड़े का सैनिक युद्ध के मैदान में सिर्फ अपनी जान बचाने और अपने कमांडर के आदेश का पालन करने के बारे में सोचता है। और उस टुकड़ी में सिर्फ महार नहीं थे, मराठा और राजपूत भी थे। ऐसा नहीं है। जब आपको पता हो कि सामने वाली सत्ता ने आपको इंसान का दर्जा तक नहीं दिया है, तो आपकी बंदूक की हर गोली में वो सदियों का गुस्सा शामिल होता है। लेकिन शिरूर से कोरेगांव तक 25 मील का लंबा मार्च करके आना और फिर लगातार 12 घंटे बिना खाए पिए डटे रहना, ये अदम्य साहस अचानक एक दिन में नहीं आता। साहस पर तो कोई सवाल ही नहीं है। आपको कोरेगांव से कुछ किलोमीटर दूर वडू बुद्रुक का इतिहास याद होगा। जब औरंगजेब ने संभाजी महाराज की हत्या की और अंतिम संस्कार पर रोक लगाई, तब गोविंद गोपाल महार ने ही अपनी जान पर खेलकर उनका अंतिम संस्कार किया था। ये बगावत उनकी परंपरा में थी। गोविंद गोपाल महार का साहस पूरी तरह से ऐतिहासिक है, मैं मानता हूँ। लेकिन अब बार बार इस शौर्य को ब्रिटिश सेना के मंच पर रखकर जस्टिफाई कर रही हैं। क्योंकि वही वो मंच था जो उन्हें मिला। ठीक है, अगर अंग्रेज इतने ही बड़े उद्धारक थे, तो जरा 1857 के विद्रोह के बाद का इतिहास देखिए। उसके बाद क्या हुआ? 1857 के बाद अंग्रेजों ने अपनी सेना का पुनर्गठन किया था, क्योंकि उन्हें बगावत का डर था। उन्होंने सिर्फ पुनर्गठन नहीं किया, उन्होंने महारों की पीठ में छुरा घोंपा। अंग्रेजों ने देखा कि भारत पर राज करने के लिए उन्हें अब सवर्णों की जरूरत है। हाँ,
और उन्होंने 1892 आते आते अंग्रेजों ने एक बेहद नस्लवादी मार्शल रिस सिद्धांत लागू कर दिया। लॉर्ड रॉबर्ट्स जैसे कमांडरों ने तय किया कि सेना में केवल लड़ाकू जातियों को रखा जाएगा, जैसे राजपूत, सिख, गोरखा। वो एक बहुत ही क्रूर और वैज्ञानिक नस्लवाद पर आधारित फैसला था। और उसी फैसले के तहत उन्होंने महार रेजिमेंट को पूरी तरह से भंग कर दिया। सोचिए, जिन महारों ने 1818 में अंग्रेजों के लिए अपना खून बहाया, 70 साल बाद उसी साम्राज्य ने उन्हें कह दिया कि तुम लोग लड़ाकू नहीं हो। ये अंग्रेजों का असली चेहरा था। मैं इस तथ्य से बिल्कुल इनकार नहीं करूंगी कि अंग्रेजों ने महारों को धोखा दिया। अंग्रेज मसीहा नहीं थे, वे पक्के और क्रूर साम्राज्यवादी थे। तो फिर अब उन्हें मुक्तिदाता कैसे मान ले? बात अंग्रेजों की नीयत की नहीं है, बात महारों की ऐतिहासिक एजेंसी की है। वहां आपकी एजेंसी या अपना फैसला खुद लेने की ताकत कहाँ रह जाती है? एजेंसी का मतलब ये नहीं है कि आपके पास पूरी सत्ता हो। एजेंसी का मतलब है कि शोषित वर्ग ने एक उपलब्ध मौके का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। पर फायदा हुआ क्या? उन्होंने पेशवाओं को नष्ट किया। हथियार भले ही अंग्रेजों के थे, लेकिन जो उंगलियां ट्रिगर पर थीं, जो सीने 12 घंटे तक गोलियां खा रहे थे, वे महारों के थे। लेकिन जरा भीमा कोरेगांव के उस विजय स्तंभ को देखिए। उस पर 49 शहीदों के नाम लिखे हैं, जिनमें से 22 नाम महारों के हैं, जिनके नाम के आगे सम्मान सूचक नाक लगा है। वो खून महारों का था। मैं उस विजय स्तंभ और उन नामों की सच्चाई को बिल्कुल नहीं नकार रहा, लेकिन हमें यह देखना होगा कि इस घटना को आज कैसे पेश किया जा रहा है। प्रख्यात विचारक आनंद तेलतुंबड़े का एक बहुत महत्वपूर्ण विश्लेषण है इस पर। अच्छा, हाँ। वे स्पष्ट रूप से तर्क देते हैं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने दलित आंदोलन को एकजुट करने के लिए भीमा कोरेगांव का एक मिथक गढ़ा था। एक मिथक? मतलब आप 22 शहीदों के खून और उनके बलिदान को मिथक कह रहे हैं? मुझे ये शब्द बहुत आपत्तिजनक लग रहा है। अरे नहीं, खून मिथक नहीं है, शहादत मिथक नहीं है। जिस तरीके से इस युद्ध को जाति विरोधी संघर्ष के रूप में पेश किया गया है, मैं उस नैरेटिव को मिथक कह रहा हूं। कैसे? क्योंकि यह युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा परिसंघ के बीच था, राजनीतिक सत्ता के लिए। जब हम इसे महार बनाम पेशवा बना देते हैं, तो हम इतिहास को पहचान की राजनीति या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के सांचे में ढाल रहे होते हैं। लेकिन ये पहचान तो उस युद्ध का एक अहम हिस्सा थी ना? पर मुख्य उद्देश्य नहीं था। 1818 में पेशवा हारे, बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर बिठूर भेज दिया गया। लेकिन महारों के सामाजिक जीवन में अगले 100 सालों तक क्या बदलाव आया? कुछ नहीं। उनका उत्पीड़न वैसा ही चलता रहा। सामाजिक स्थिति रातों रात नहीं बदलती, ये मैं मानती हूँ। तो फिर इसे सामाजिक क्रांति कैसे कह सकते हैं? जब तक 20वीं सदी में डॉक्टर अम्बेडकर का राजनीतिक और सामाजिक जागरण नहीं हुआ, महारों के जीवन में कोई मुक्ति नहीं आई। इतिहास का ऐसा सरलीकरण खतरनाक है। मैं ये मानती हूँ कि अंग्रेजों ने कोई सामाजिक क्रांति नहीं की, लेकिन तिलतुंबड़े के इस निष्कर्ष से मैं कतई सहमत नहीं हूँ कि यह केवल एक गढ़ा हुआ मिथक है। आप इतिहास को सिर्फ एक अकादमिक नजरिए से देख रहे हैं। अकादमिक इतिहास ही तो हमें सच के करीब ले जाता है। हम भावनाओं के आधार पर इतिहास तो नहीं लिख सकते। एक हद तक आपकी बात सही है। अकादमिक इतिहास एक घर के नक्शे की तरह होता है, एकदम सटीक और तकनीकी। लेकिन कलेक्टिव मेमोरी या सामूहिक स्मृति उस घर के अंदर की गर्माहट है। गर्माहट? हाँ, सामूहिक स्मृति का मतलब है कि एक समाज अपने दर्द और उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए इतिहास को कैसे याद रखता है। जब एक ऐसा समाज जिसे हजारों सालों तक शिक्षा और अस्त्र शस्त्र से वंचित रखा गया हो, अपने लिए प्रेरणा खोजता है, तो वे अकादमिक दस्तावेजों में नहीं जाते। लेकिन क्या ये कलेक्टिव मेमोरी ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ के नहीं बनाई जा रही? बिल्कुल नहीं। ये उन तथ्यों को एक नया और जरूरी अर्थ दे रही है। 1927 का साल याद कीजिए। महाड़ सत्याग्रह का समय? एकदम सही। उसी साल डॉक्टर अंबेडकर ने महाड़ सत्याग्रह किया, जहां दलितों ने पहली बार सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का हक मांगा, और उसी साल वे भीमा कोरेगांव के विजय स्तंभ पर गए थे। उन्होंने वहां जाकर महारों को याद दिलाया कि तुम कमजोर नहीं हो। डॉक्टर अंबेडकर ने कोई झूठा इतिहास नहीं गढ़ा, बल्कि उन्होंने इतिहास की एक उपेक्षित सच्चाई को हथियार बनाया, ताकि समाज अपने अधिकारों के लिए खड़ा हो सके। मुझे लगता है यही सबसे बड़ा खतरा छिपा है। खतरा कैसा? मैं मानता हूं कि शोषितों को नायक चाहिए होते हैं, लेकिन जब हम इतिहास को सिर्फ प्रतीकों में बदल देते हैं, तो हम एक वैचारिक दलदल में फंस जाते हैं।
बौद्धिक ईमानदारी ये मांग करती है कि हम इतिहास के जटिल यथार्थ को स्वीकार करें। मतलब आप चाहते हैं कि हम अंग्रेजों के अत्याचारों पर फोकस करें? हाँ, क्योंकि अंग्रेजों ने भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जा किया, ये एक क्रूर और कड़वा सच है। इस कब्जे को सामाजिक न्याय का आवरण पहनाना खतरनाक है। उन सैनिकों के पास विकल्प नहीं थे, वो अपनी जीविका के लिए लड़ रहे थे। मैं आपकी इस चिंता को समझ रही हूँ, लेकिन अंग्रेजों के कब्जे को कोई न्यायोचित नहीं ठहरा रहा है। पर अनजाने में यही हो रहा है ना? अगर हम इतिहास के हर सैन्य संघर्ष में आधुनिक जातियों की लड़ाई खोजने लगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए, आपकी बात का लब्बो-लुबाब ये है कि हमें अतीत की जटिलताओं को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखती हूँ। औपनिवेशिक ताकतों ने कभी हमारा भला नहीं चाहा। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये नहीं है कि 1 जनवरी 1818 को उन सैनिकों के मन में बिल्कुल सटीक तौर पर कौन सी राजनीतिक थ्योरी चल रही थी। तो फिर असली सवाल क्या है? असली सवाल ये है कि आज 200 साल बाद वो विजय स्तंभ हाशिए पर खड़े समाज को क्या ताकत देता है। इतिहास सिर्फ सूखी तारीखों का संग्रह नहीं है। ये बात तो है। इतिहास इंसानों का है, उनकी भावनाओं का है। भीमा कोरेगाम सिर्फ अतीत का एक पन्ना नहीं है, ये आज के समाज के लिए एक दर्पण है। इतिहास की तमाम जटिलताओं और 1892 के अंग्रेजों के धोखे के बावजूद यह युद्ध असमानता के खिलाफ प्रतिरोध का एक अजेय प्रतीक बना रहेगा। ये एक ऐसा बिंदु है जहां हम दोनों शायद कुछ हद तक सहमत हो सकते हैं। शोषितों को अपनी आवाज बुलंद करने और प्रेरणा पाने के लिए प्रतीकों की आवश्यकता होती है, ये एक मानवीय सत्य है। बिल्कुल। जब सदियों तक आपका इतिहास मिटा दिया गया हो तो आपको अपने नायकों को उसी राख से खोजना पड़ता है। डॉक्टर अंबेडकर ने उस विजय स्तंभ को जो अर्थ दिया, उसने निसंदेह लाखों लोगों को एक नई ऊर्जा दी है। यही वो गर्माहट है जिसकी मैं बात कर रही थी। लेकिन मेरी चेतावनी फिर भी यही रहेगी कि हमें इन प्रतीकों का इस्तेमाल करते समय बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। वो कैसे? अगर हम सिर्फ इस प्रतीकवाद में उलझ गए कि हमने 1818 में उन्हें हराया था, तो हम उन वास्तविक लड़ाइयों से भटक सकते हैं। आज की लड़ाई हथियारों से नहीं, समान शिक्षा और आर्थिक अधिकारों के लिए है। सही कहा आपने, और शायद यही इस चर्चा की सबसे बड़ी खूबसूरती है। हमें अपनी आज की वास्तविक लड़ाइयों से ध्यान नहीं भटकाना चाहिए, लेकिन उन आधुनिक लड़ाइयों को लड़ने का हौसला अक्सर इन्हीं ऐतिहासिक प्रतीकों से ही आता है। बिल्कुल। इतिहास कभी भी पूरी तरह से सफेद या काला नहीं होता। ये उन ग्रे एरियाज से भरा होता है जहां जीवित इंसान बस अपनी गरिमा को वापस पाने की जद्दोजहद कर रहे होते हैं। एकदम सही कहा, और इसीलिए आज का यह विमर्श इतना महत्वपूर्ण है। तो श्रोताओं, जो शुरुआत में हमने तस्वीर देखी थी, भीमा नदी का किनारा, थके हुए महार सैनिक और सामने खड़ी 28,000 की विशाल सेना। हाँ, तो आप इस पूरे विमर्श को किस तरह देखते हैं? क्या किसी विदेशी शासक के लिए लड़ी गई सैन्य लड़ाई को सामाजिक मुक्ति का वास्तविक प्रतीक माना जा सकता है? क्या सदियों के उत्पीड़न का दर्द किसी भी सेना की वर्दी से बड़ा होता है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब इतिहास की किताबों से ज्यादा आपको अपने आसपास के समाज में तलाशने होंगे। बिल्कुल। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस विषय के स्रोत खंगालेंगे, इसके दोनों पक्षों को गहराई से समझेंगे और अपने खुद के निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। विचारों के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।